Hello, welcome to the Abhyas Academy of Science Nagpur. In previous video, we have discussed about some historical background related to the structure of atom. After that, we have discussed about de Broglie's matter wave equation, derivation and numericals related to the de Broglie's hypothesis. उसके बाद हम लोगों ने पढ़े हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने पढ़े और उसके बाद में पढ़े हम लोग स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन और स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का हम लोगों ने मतलब समझे थे। इन शॉर्ट वेव फंक्शन का मतलब बताया था मैंने और साई स्क्वायर का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया था। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अनदर मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज जनरली आस्क्ड फॉर 5 मार्क इन यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड दैट इज क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको इस लेसन में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोबेबल क्वेश्चन है तो होता है क्वांटम नंबर्स के ऊपर। तो 4 क्वांटम नंबर में से आप लोगों को एग्जाम में 2 क्वांटम नंबर रहेंगे 5 मार्क्स के लिए, तो ये एक 5 मार्क क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम नंबर्स। अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किए थे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स, सो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में मैंने बात किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स इज अ साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी का साइंस है, सो प्रोबेबिलिटी साइंस और साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इज अप्लीकेबल फॉर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज लाइक इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटी चीज़ों के बारे में जब हमें बात करनी होती है, उनके एनर्जी के बारे में, उनके वेलोसिटी के बारे में, उनके मोमेंटम के बारे में, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ नहीं करते। ऐसे केसेस में हम लोग ये क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करते हैं और वो क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड होता है ऑन de Broglie's हाइपोथेसिस, de Broglie's मैटर वेव इक्वेशन भी कह सकते हो आप लोग, और हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये de Broglie's और हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है क्वांटम मैकेनिक्स, जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज के लिए अप्लीकेबल है। उसकी वजह मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया। और यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि एनर्जी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। सो एनर्जी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, और वो छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं उन पैकेट्स को कहा जाता है क्वांटा। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि एनर्जी कंटिन्यूअसली फ्लो होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि एनर्जी ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो होते हो, इतने रैपिडली फ्लो होते हैं कि आपको मानो कंटिन्यूअस दिख रहे हो, लेकिन सर वो बंडल में फ्लो होते हैं, पैकेट्स में फ्लो होते हैं, और उसी पैकेट्स को, उसी बंडल को कहा जाता है क्वांटा, और क्वांटा से नाम दिया गया क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये क्वांटा से ही आया है ये क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर अराइजेस फ्रॉम क्वांटा। क्वांटा नाम के वर्ड से ये अराइज हुआ है क्वांटम नंबर। उसके बाद में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन देखे, और स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में मैंने बताया डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। तो ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन कहाँ से आया, कैसे डिराइव किए, उसमें हमारा फिलहाल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सर हम लोगों ने इसमें प्रेजेंट रहने वाले टर्म्स का सिग्निफिकेंस बताए थे, साई का मतलब हम लोगों ने बताए थे। और ये जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन जब हाइड्रोजन नाम के एटम के लिए सॉल्व किया गया बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स, सो क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से जब इस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में अलग अलग एनर्जी लेवल्स मिली। सो वी गेट डिफरेंट एनर्जी levels or energy values associated with particular wave function। मतलब सर अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 है तो ऐसे केसेस में उस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन psi1 होगा।
अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी की वैल्यू E2 आ रही है तो ऐसे केसेस में उसके वेव फंक्शन की वैल्यू psi2 आती होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E3 है सर इसकी psi की वैल्यू psi3 रहती होगी। मैंने कहा कि psi ये टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन है जो मुझे सिस्टम की स्टेट बताता है। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस चेंज करता है तो डेफिनेटली psi की वैल्यू भी चेंज होगी और डेफिनेटली एनर्जी की वैल्यू भी चेंज होगी। सो ऐसे ही जब ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया सो वी गेट डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर वेव फंक्शन। रिमेंबर दैट एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू अलग अलग रह सकती है अगर उसका पोजीशन अलग अलग होता है। तो ये जो psi फंक्शन की वैल्यूज मिली है, ये जो एनर्जी की वैल्यूज मिली है, सो रिमेंबर दैट एवरी वेव फंक्शन इज एसोसिएटेड विथ सम क्वांटम नंबर्स। मतलब हर एक वेव फंक्शन मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई तो भी इंफॉर्मेशन देता है और एवरी वेव फंक्शन इज एसोसिएटेड विथ सम क्वांटम नंबर्स लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, azimuthal quantum number L and magnetic quantum number and that is m. So remember that हर psi में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छुपी हुई है, n एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू छुपी हुई है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू छुपी हुई है और स्पिन क्वांटम नंबर ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता। एक चीज ध्यान रखिए। तो each wave function is characterized by a particular quantum number values like principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number. So यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि after solving the Schrodinger wave equation we get different energy values for electron which associated with a particular wave function and every wave function gives us information about the principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number for the electron. Now move towards what do you mean by quantum number? Quantum number है क्या सर? तो क्वांटम नंबर मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले आंकड़े हैं। इट इज अ सेट ऑफ 4 इंटीजर्स। वो 4 आंकड़ों का ग्रुप है सर। इट इज अ सेट ऑफ 4 इंटीजर्स एंड विच गिव्स आइडिया अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है, उन ऑर्बिटल्स का साइज क्या है, शेप क्या है, उन ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन क्या है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो अ सेट ऑफ 4 इंटीजर्स, सेट ऑफ 4 इंटीजर्स 4 आंकड़ों का ग्रुप है विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई, जो मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन में ही हमारा इंटरेस्ट क्यों है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा कायनात ये हमारे इलेक्ट्रॉन के बदौलत चलती है। इलेक्ट्रॉन की माया है ये, जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड बनता है, ये जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड चलता है। तो ऐसे सभी सृष्टि का जो बेसिक चीज़ है वो होता है इलेक्ट्रॉन, जो केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बात करनी है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स ने ऐसे ही मुझे 4 आंकड़ों का सेट दिया विच इज यूज टू स्पेसिफाई द साइज, शेप, ओरिएंटेशन, साइज, शेप, ओरिएंटेशन, एनर्जी, ऐसे ही पोजीशन। तो ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन मिलता है ETC, so which gives information about the size, shape and orientation and energy, position of electron or orbital or electron in which it gives the size, shape, orientation, energy, position of orbital in which electron is present. So this is called as quantum number, a set of 4 integers which is used to specify size, shape and orientation of orbital, energy and position of electron. So that is called as quantum numbers. सर ये बिल्कुल हमारे पिन कोड की तरह होता है, act as पिन कोड given by पोस्टल डिपार्टमेंट।
जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल अगर बात करता हूं तो कोई भी अगर एटम कंसिडर करते हो तो मैंने आपको बताया कि एटम ये स्फेरिकल शेप का होता है, और स्फेरिकल शेप का अगर होता है तो 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस। ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही है। लेकिन मैं हवे की अगर बात करता हूं, फुटबॉल के अंदर की जगह की अगर बात करता हूं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसी 3 डायमेंशनल स्पेस होती है। तो यदि हम एटम के अंदर, ये रहा एटम का न्यूक्लियस, और एटम के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को खोजना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन की जगह खोजना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है ये पता करना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे क्वांटम मैकेनिक्स की मदद लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ है क्या सर? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। कहाँ है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन रहने की पॉसिबिलिटी तो एटम के अंदर कहीं पर भी रह सकती है। तो उस इलेक्ट्रॉन के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला, मान के चलो ये पिन कोड ही है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कोई मेरा दोस्त अगर फॉरेन में रहता है और फॉरेन में रहने वाला दोस्त मुझे कोई लेटर भेजना चाहता है। अभी लेटर का ज़माना तो रहा नहीं, अभी तो मोबाइल है हमारे पास में, सोशल मीडिया है हमारे पास में। लेकिन मान के चलो कि मेरा दोस्त बाहर देश में रहता है, दूसरे कंट्री में रहता है, फॉरेन में रहता है, और वो मुझे लेटर भेजना चाहता है, मुझे कुछ मैसेज देना चाहता है, तो लेटर के ऊपर सिर्फ मेरा नाम लिखकर नहीं भेजेगा। मतलब हम लोग लिखते हैं ना 2 XYZ एड्रेस लिखेंगे, लेकिन सिर्फ एड्रेस लिखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नेम लिखने से काम नहीं चलेगा। तो पोस्टल डिपार्टमेंट उस लेटर के ऊपर लिखे हुए पिन कोड की मदद से आपकी लोकेशन को ट्रेस करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेकर चलो कि मेरा दोस्त मुझे अगर लेटर भेजता है और मेरा पोस्टल इंडेक्स नंबर है 4400, सपोज टू बी 34, सपोज टू बी, या और कोई रहे, तो सर ये पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है ये उस पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसकी मदद से पोस्टल डिपार्टमेंट मेरी लोकेशन को फाइंड आउट करेगा, मेरी लोकेशन को ट्रेस करेगा। मान के चलो कि सर पहला जो आंकड़ा होगा इंटीजर, पहला जो आंकड़ा होगा शायद उस पोस्टल डिपार्टमेंट को मेरी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि ये जो लेटर जिसको आप भेजने जा रहे हो ये कौन से कंट्री का है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना भैया, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला थोड़ी ना रहता हूं। तो सर सबसे पहले उस लेटर के ऊपर जो कुछ भी पोस्टल इंडेक्स नंबर है, पिन कोड है, तो पहला आंकड़ा शायद पोस्टल डिपार्टमेंट को मेरी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता होगा। चलो पहले आंकड़े से पता चल गया कि वो लेटर इंडिया नाम के कंट्री में भेजना है। चलो इंडिया नाम की कंट्री में लेटर आ गया, दिल्ली एयरपोर्ट पे लेटर आ गया है। अब इंडिया नाम के कंट्री में अकेला आपका दोस्त तो रहता नहीं, तो सेकेंड आंकड़ा ये उस पर्सन के स्टेट के बारे में बात करेगा, क्योंकि कंट्री इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स। तो दूसरा आंकड़ा शायद बता रहा है कि ये लेटर महाराष्ट्र में भेजना है, लेकिन महाराष्ट्र में तो अकेला दोस्त रहता नहीं, महाराष्ट्र में ढेर सारी डिस्ट्रिक्ट्स है। सो तीसरा आंकड़ा शायद बता रहा होगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब ये पोस्टल डिपार्टमेंट को ही पता, मैं तो सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो तीसरा आंकड़ा बता रहा है ठीक है महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट पे आ गए लेटर, लेकिन महाराष्ट्र में अकेला आपका दोस्त रहता नहीं, तो अब डिस्ट्रिक्ट भी पता करना पड़ेगा। तो तीसरा आंकड़ा शायद बता रहा होगा कि आपका दोस्त ये कहाँ रहता होगा, नागपुर नाम के डिस्ट्रिक्ट में रहता होगा। चौथा आंकड़ा शायद ये बता रहा है कि नागपुर नाम के डिस्ट्रिक्ट में तो अकेला आपका दोस्त रहता नहीं, तो चौथा आंकड़ा शायद बता रहा होगा कि तहसील क्या है, कौन से तहसील में रहता है, कौन से तालुका में रहता है आपका दोस्त। तो तालुका पता कर लिया, और इस तरीके से एक एक आंकड़े की मदद से फिर सिटी पता किए, सिटी पता करने के बाद फिर एरिया पता किए, किस पर्टिकुलर एरिया में रहता है वो पर्सन, और वैसे ही उस एरिया से, उस आप प्लॉट नंबर से इस तरीके से उस पर्सन की लोकेशन को डिटेक्ट करने का काम करता है पोस्टल डिपार्टमेंट। तो जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट पिन कोड की मदद से कोई पर्सन की लोकेशन को ट्रेस कर सकता है पूरे ब्रह्मांड में प्रेजेंट रहने वाले, तो वैसे ही
क्वांटम नंबर्स, ये 4 आंकड़ों की ग्रुप से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो सिंपली से इट एक्ट एज अ पिन कोड to trace the location and mainly energy of electron present inside the atom. So which is similar to the pin code number given by postal department. तो ये मैंने क्वांटम नंबर्स के बारे में आपको बताया कि क्वांटम नंबर्स क्या है। तो सबसे पहला सवाल क्या रहेगा, आप लोगों ने बोर्स मॉडल में पढ़े कि एटम में ढेर सारे ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिसको शेल्स कहते हो आप लोग। तो शेल के अंदर जैसे इंडिया नाम की कंट्री में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, तो वैसे ही शेल्स में अलग अलग सबशेल्स होंगे। सबशेल्स में जैसे महाराष्ट्र स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है, वैसे ही सबशेल बना होगा अलग अलग ऑर्बिटल से। ये जनरल एनालॉजी, हम लोग डिटेल में चलेंगे सामने। तो जनरली हम लोग बात क्या करते हैं कि कोई भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमता है अलग अलग शेल्स में, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में है। तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में है, तो चौथे शेल में कौन से सब शेल में है इलेक्ट्रॉन? आपने कहा ठीक है सर ये सब शेल में है, पी सब शेल में। तो सवाल ये है कि पी सब शेल में कौन से ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन? जैसे आप लोग कह रहे थे कि मेरा दोस्त इंडिया में रहता है, तो इंडिया में आपका अकेला दोस्त रहता नहीं। इंडिया के कौन से स्टेट में रहता है? महाराष्ट्र में रहता है। तो महाराष्ट्र में तो अकेला आपका दोस्त रहता नहीं, महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता है? और इस तरीके से आप उस पर्सन की लोकेशन ट्रेस करते हो। तो यहाँ पर भी वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को ट्रेस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से सबशेल में है, कौन से ऑर्बिटल्स में है, और इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, स्पिन मोशन क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के अराउंड में भी घूमता है, तो वो भी तो पता करना पड़ेगा मुझे। तो क्वांटम नंबर मुझे, सो डेफिनेशन बन जाती है अ क्वांटम नंबर, इट इज अ सेट ऑफ 4 इंटीजर्स विच आर यूज्ड और विच आर नेसेसरी टू स्पेसिफाई साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। अब ऐसे मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कुछ नहीं होते भैया, ऑर्बिट कुछ नहीं होते, शेल वेल कुछ नहीं होते, सिर्फ ऑर्बिटल्स का खेल है। लेकिन इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मुझे शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स की मदद लेनी पड़ रही है। तो मेरा मेन जो फोकस होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो होता है ऑर्बिटल्स के ऊपर, ना कि ऑर्बिट के ऊपर, ना कि शेल के ऊपर। सो सर इट इज अ सेट ऑफ 4 इंटीजर्स। ये ऐसे 4 आंकड़ों, जैसे पिन कोड कितने आंकड़ों का ग्रुप है? 6 आंकड़ों का ग्रुप है। हर आंकड़ा मुझे उस पर्सन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। वैसे ही क्वांटम नंबर्स ये ऐसे ही 4 आंकड़ों का ग्रुप होता है जो विच आर नेसेसरी टू स्पेसिफाई साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट and energy and position of electron. So that is called as quantum number. It act as a pin code which is used to trace the location present inside the atom, and similar to the pin code given by the postal department which is used to specify the position of unknown person. So ये क्वांटम नंबर्स के बारे में बात की है। तो ऐसे कौन से क्वांटम नंबर्स है सर? सो उस क्वांटम नंबर के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देना है। सो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। 3 क्वांटम नंबर ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से डिराइव किए गए, जबकि चौथा क्वांटम नंबर ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन की देन नहीं है। ये चीज महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने लायक। सो पहला जो क्वांटम नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं प्रिंसिपल QN मतलब क्वांटम नंबर, एंड दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। सो पहला जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अभी जैसे कि आप लोगों के दोस्त ने जब आपको लेटर भेजा, तो सबसे पहले पोस्टल डिपार्टमेंट के माइंड में आया कि भैया ये पर्सन जिसको लेटर पहुंचाना है, ये पर्सन कौन से कंट्री में है, पहले ये पता करो। मतलब उसकी मेन पोजीशन, मेन एनर्जी लेवल का पता लगाओ।
वैसे ही एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग शेल्स है, अलग अलग ऑर्बिट्स है। तो मेन शेल कौन सा है, पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में? सबसे पहले तो भैया पता लगाना पड़ेगा पोस्टल डिपार्टमेंट को कि ये लेटर कौन से कंट्री में भेजना है। डायरेक्ट थोड़ी ना पता लगाओगे कि नागपुर में भेजना। भैया नागपुर ऐसे कितने होंगे इस ब्रह्मांड में, हमको नहीं पता। तो सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये पर्सन जिसको लेटर भेजना है वो कौन से कंट्री में है, मतलब मेन एनर्जी लेवल की बात करते हैं। सो ऐसे ही हमें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी लेवल बताता है, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है ये बताता है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रहता है उस ऑर्बिटल का साइज बताता है। अगर पहले शेल का ऑर्बिटल है तो छोटे साइज का रहेगा, दूसरे शेल का ऑर्बिटल है तो बड़े साइज का रहेगा, तीसरे शेल का अगर ऑर्बिटल है तो बड़े साइज का रहेगा। मतलब सिंपली अगर कहा जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी लेवल क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रहता है उस ऑर्बिटल का साइज क्या है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डेजिग्नेट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डेजिग्नेट्स, पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा भैया कि ये लेटर मुझे कौन से कंट्री में भेजना है। सबसे पहला सवाल, कंट्री में पहुंचने के बाद जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर लेटर आ जाता है आपके लिए तो बाद में फिर उनकी दूसरी दिक्कत शुरू हो जाएगी कि अब इस कंट्री में तो ढेर सारे स्टेट्स है। तो दूसरा सवाल रहेगा कि उस कंट्री के कौन से स्टेट में ये पर्सन रहता है। समझ में आ रहा है? फिर स्टेट में पहुंच जाने के बाद आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है महाराष्ट्र स्टेट में भेजना है तो मुंबई में आ गया लेटर। अब महाराष्ट्र में तो अकेला आपका दोस्त रहता नहीं, ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट से। तो तीसरा सवाल क्या रहेगा कि ये महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता है। फिर नागपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता है तो नागपुर में अकेला आपका दोस्त रहता नहीं, तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट के कौन से तालुका में रहता है। इस तरीके से हम लोग सबसे पहले मेन एनर्जी लेवल का पता लगा रहे हैं, शेल का पता लगा रहे हैं, बाद में सबशेल का पता लगाएंगे, बाद में ऑर्बिटल का पता लगाएंगे और इस तरीके से स्टेप वाइज हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डेजिग्नेट्स द साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। और साइज ऑफ ऑर्बिटल आपको इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। शेल या फिर ऑर्बिट भी कहते हो, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कंफ्यूज होना नहीं। ऑर्बिट ये बड़ी पोजीशन है, बड़ी जगह है, बड़ी स्पेस है। और ऑर्बिट के अंदर सबशेल रहते हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स रहते हैं, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। सो रिमेंबर दैट दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डेजिग्नेट्स द साइज ऑफ ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है एटम के अंदर उस ऑर्बिटल का साइज क्या है। साइज से पता लगाएंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रहता है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रहता है। सो सपोज टू बी ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा हमारा एटम। तो अब एटम में तो सर ढेर सारी जगह है, दिस इज द स्पेस इनसाइड द एटम। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? सो एटम्स के अंदर हमने कहे थे कि एटम्स के अंदर ऐसे क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, मेन एनर्जी लेवल ऐसे वेल डिफाइंड नहीं रहते ये, है ना। नहीं तो ये लाइन से ड्रॉ किए तो भैया ये इसकी बाउंड्री है, ऐसा नहीं। तो ये सपोज टू बी फर्स्ट शेल, फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड, ये रहा फर्स्ट ऑर्बिट, ये रहा सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड शेल, ये रहा फिर से थर्ड ऑर्बिट, थर्ड शेल, ये रहा वैसे ही फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ शेल। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। तो शेल की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ेगा। पहले शेल में रहने वाला एस ऑर्बिटल ये साइज में छोटा, चौथे शेल में रहने वाला एस ऑर्बिटल डेफिनेटली साइज में बड़ा रहेगा। तो These principal quantum number gives us idea about the size of orbital in which electron is present. It gives idea about the shell or orbit in which electron is present. It means it gives us idea about the main energy level. So it gives idea about main energy level. वो मेन एनर्जी लेवल की बात करता है। जैसे सबसे पहले आपको पता लगाना होता है कि ये लेटर कौन से कंट्री में भेजना है, बिल्कुल वैसे ही सर यहाँ पर भी पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स की सबसे पहली मेन एनर्जी लेवल क्या है। वो पहले शेल में है तो फिर यही होगा,
तीसरे शेल में है तो फिर यही होगा, चौथे शेल में है तो फिर यही कहीं तो भी होगा इलेक्ट्रॉन। सो इस तरीके से इट डेजिग्नेट द साइज ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, or it gives us idea about the shell or orbit in which electron is present. It gives us idea about the main energy level of electron. So sir here it is denoted by, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट किया जाता है n से, स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। और ये n की वैल्यू क्या रह सकती है? सो n वैल्यूज विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। n की वैल्यू कितनी रह सकती है? कोई एटम में कितने शेल्स रह सकते हैं? तो पहला शेल जैसे हाइड्रोजन में होता है एक ही शेल, दूसरा शेल जैसे लिथियम में होता है दूसरा शेल, वैसे तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे इनफाइनाइट शेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं कोई एटम के अंदर। लेकिन हमारे पास इतने एलिमेंट है नहीं। हमारे पास जितने एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है, तो मैक्सिमम 7 शेल का पता चला है कि 7 शेल रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें जनरल, सो n की वैल्यू ये 1 से लेकर तो इन्फिनिटी तक रह सकती है। रिमेंबर दैट n वैल्यू कैन नॉट बी जीरो, n वैल्यू कैन नॉट बी जीरो, n की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं रह सकती। इलेक्ट्रॉन जीरो वाले शेल में, अरे जीरो वाला शेल मतलब शेल की बात नहीं कर रहे आप, तो n की वैल्यू जीरो कैसे क्या रहेगी? सो n वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ रेंज करता है? सो इट रेंजेस फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड विच रिप्रेजेंट्स, तो ये वैल्यूज रिप्रेजेंट करती है कि शेल कौन सा है, विच रिप्रेजेंट्स K, L, M, N एंड सो ऑन शेल्स। तो ये शेल्स के बारे में बात करते हैं। पहला जो शेल होता है उसको हम लोग कहेंगे K शेल, दूसरा शेल जो होता है उसको कहेंगे हम लोग M शेल, L, तीसरा शेल जो होता है उसको हम लोग कहेंगे M शेल, और चौथा शेल जो होता है उसको हम लोग कहेंगे N शेल एंड सो ऑन। सो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मुझे शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। सो पहला शेल है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, फर्स्ट के लिए 1। सेकेंड शेल L है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2, तीसरा शेल M है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3, चौथा शेल N है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 रहेगी। सो सर जैसे जैसे एक चीज ध्यान रखो कि एज द n वैल्यू इंक्रीजेस, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो। सर n की वैल्यू 1 है पहले शेल के लिए, तो पहला शेल इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस से नजदीक है। जबकि चौथे शेल के तरफ जाते हो जहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, तो वहां पर आपको न्यूक्लियस से दूरी दिख रही है, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है। सो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ते जाएगी, द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। सो distance and energy increases. It means that the distance of electron from nucleus and energy of electron increases with the increase in the principal quantum number value. So पहले शेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस से नजदीक रहेगा, मतलब R की वैल्यू कम, उसके ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा रहेगी क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो पहले शेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक है, तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर की पकड़ मजबूत रहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में कहते हो तो न्यूक्लियस से दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब न्यूक्लियस का कंट्रोल थोड़ा कम है, और जिसके ऊपर कंट्रोल कम होता है दोस्तों, डेफिनेटली उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। सिंपल सा एग्जाम्पल है यार। अगर मेरे घर में मुझे कंट्रोल में अगर हूँ मैं पहले से ही, तो मैं कॉलेज में जाने के बाद किसी की गाड़ी को लात नहीं मारूंगा, किसी की साइकिल को लात नहीं मारूंगा। हम लोग क्या कहते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है और जो कॉलेज में आते ही किसी की गाड़ी को लात मारता है, किसी के साइकिल को लात मारता है, तो आप लोग क्या कहते हो कि सर ये थोड़ा सा इसके कुछ स्क्रू ढीले हैं, मतलब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल कम है। लेकिन जो कंट्रोल्ड बच्चे रहेंगे वो बेवजह किसी की गाड़ी को लात नहीं मारेंगे,
उनके पास एनर्जी कम है क्योंकि कंट्रोल ज़्यादा है उनके ऊपर, किसी का तो भी डर है उनके ऊपर, किसी का तो भी या तो पेरेंट्स का होगा या टीचर का होगा या दोस्त का होगा या खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट का भी हो सकता है। सो रिमेंबर दैट जैसे जैसे कंट्रोल कम होता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर होते जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ते जाएगी। सो एज एन वैल्यू इंक्रीजेस द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन also increases. It means that the principal quantum number governs the distance of electron from nucleus and energy of electron, या फिर हम लोग कह सकते हैं position of electron and energy of electron is a function of principal quantum number. So हर शेल principal quantum number आपको एकदम रफली अगर बात करता हूँ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यदि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो हम कहेंगे उस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। यदि इलेक्ट्रॉन 5वें शेल में रहता है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। यदि इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो आप बेझिझक कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में प्रेजेंट है, मतलब पहले शेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन से अब हमारा इलेक्ट्रॉन जरा दूर है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से हम पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रहता है उसका साइज क्या होगा, मतलब शेल या ऑर्बिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो रिमेंबर दैट पहले शेल के लिए फर्स्ट शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू रहेगी 1, दूसरे शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू रहेगी 2, तीसरे शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू रहेगी 3 और चौथे शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू रहेगी 4 एंड सो ऑन। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमने बात की है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर्स के अगर फॉर्मूले आपको याद होगा, सो बोर्स के फॉर्मूले थे रेडियस ऑफ मतलब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला n स्क्वेयर h स्क्वेयर अपॉन, सर ये फॉर्मूला था 4 पाई स्क्वेयर z m इंटू ई स्क्वेयर, ये रेडियस के लिए मतलब डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला था, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला था। अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में या फिर जूल के फॉर्म में अगर लिखता हूं तो -2.178 इंटू 10⁻18 n स्क्वेयर, ये होती है सर हमारे इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में, डिस्टेंस के बारे में और इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि ये h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, z मतलब उस एटम का एटॉमिक नंबर मतलब कोई भी एटम में कितने प्रोटॉन्स है या कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये पता लगाना। एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट। सो n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, z इज एटॉमिक नंबर, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, e इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स है। कहने का मतलब ऐसा है कि रेडियस की वैल्यू अब डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, n के ऊपर। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो Rn की वैल्यू भी बढ़ेगी। सो सर बोर्स ने फॉर्मूला दिया। उसके बाद में एनर्जी के बारे में बात करोगे तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा। डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो आपका आंसर लेस निगेटिव होगा, लेस निगेटिव मतलब ज़्यादा वैल्यू है ना, -1 और -3 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सो रिमेंबर दैट, सो हियर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस और द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। लेकिन अब सर हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो मुझे टैबुलर फॉर्म में बताना पड़ता है। ये जो फॉर्मूले हैं बोर्स ने दिए हुए फॉर्मूले कहाँ से आए कैसे आए, सर हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, क्योंकि बोर्स मॉडल हम लोगों को इस लेवल पर पढ़ना ही नहीं है। वो जो पढ़े हम लोगों ने
ग्रेजुएशन के पहले मतलब 11th-12th में पढ़े, अभी हमारा कोई काम नहीं है बोर्स के मॉडल का, कोई इंटरेस्ट नहीं है बोर्स मॉडल में, तो ये फॉर्मूले आप लोग याद रखोगे और फॉर्मूले का मतलब समझोगे। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात किया। अब मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा जो एग्जाम में लिखना होता है, द रिलेशन बिटवीन, कि कौन से शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या लिखना और कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ये चीजें हमको एक टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करके देना होता है। सो आखिरी में लिखना द रिलेशन बिटवीन शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। आखिरी में लिखना पड़ेगा ऐसे आप लोगों को, इज गिवन एज, जैसे नोट्स में है वैसे ही हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सो इज गिवन एज। अब कैसे देंगे हम लोग उसका रिलेशन? सो सर ये रहा हमारा, एक टेबल ड्रॉ करूंगा मैं। टेबल ड्रॉ करने के बाद मैं पहले रो में शेल के बारे में बात करूंगा, पहले रो में मैं शेल्स लिखते जाऊंगा, KLM पड़ता है इसीलिए हम लोग 4 लिखते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो शेल के बाद में हम लोग लिखेंगे उसकी N वैल्यू। तो K पहला ही शेल है तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1। सर ये L दूसरा शेल है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2। M तीसरा शेल है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 और N ये चौथा शेल है इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 रहेगी एंड सो ऑन। अब मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते, कोणत्या शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन राहतील, तर मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला आहे 2n²। n म्हणजे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर। म्हणजेच सर चौथ्या शेलमध्ये मॅक्झिमम किती इलेक्ट्रॉन राहू शकतात, कॅल्क्युलेट करू। फॉर्म्युला काय आहे 2n²। मग चौथा शेल आहे तर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। सो 2 × n के जगह पर 4 सो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 × 4 मतलब 16 और 16 × 2 मतलब 32। सो 32 इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट मैक्सिमम इन 4th शेल। वैसे तीसरे शेल की अगर बात करता हूँ या दूसरे शेल की बात करता हूँ तो फॉर्मूला है 2n²। सेकेंड शेल है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, वी हैव टू पुट n इक्वल्स टू 2। सो 2 × 2² इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 2 जा 8। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन सेकेंड शेल। मैक्सिमम इतने ही रहना चाहिए, ऐसे नहीं, उससे कम भी हो सकते लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रह सकते मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। वैसे यही फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। सो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन थर्ड शेल। तो ये हो गई हर शेल की इलेक्ट्रॉन रहने की कैपेसिटी। तो ये हो गया सर हमारा पहला क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। यदि मैं कहूँगा कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो आप बेझिझक कहोगे सर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में भी नहीं, तीसरे शेल में भी नहीं, चौथे शेल में भी नहीं, इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में प्रेजेंट है। सो इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में प्रेजेंट होगा। यदि मैं कहूँ एक इलेक्ट्रॉन है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पहले शेल में भी नहीं, दूसरे शेल में भी नहीं, तीसरे शेल में भी नहीं, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 4th शेल। सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम लोग चल रहे हैं सेकेंड क्वांटम नंबर के तरफ। सेकेंड क्वांटम नंबर एजिमुथल। चलो ठीक है सर कि आपका लेटर अब इंडिया में आ चुका है। पहले आंकड़े ने बताया कि आपका दोस्त कहाँ रहता है, इंडिया में रहता है। अब सवाल ये है कि इंडिया में तो सिर्फ आपका दोस्त रहता नहीं, इंडिया कंट्री में ढेर सारे स्टेट्स है, तो वैसे ही हर शेल में सब शेल्स होते हैं। हर शेल में क्या होंगे, सब शेल्स होंगे। जैसे इंडिया नाम के कंट्री में अलग अलग स्टेट्स है, तो पहला काम कर लिया आपने कि आपका दोस्त कहाँ रहता है, इंडिया नाम के कंट्री में। लेटर कहाँ पर आया, दिल्ली एयरपोर्ट में। अब सवाल दूसरा कि ये इंडिया नाम के कंट्री में तो ढेर सारे स्टेट्स है, तो ऐसे ढेर सारे स्टेट्स में से कौन से स्टेट में ये लेटर को भेजना है, यहाँ पर भी वही। ठीक है इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है, लेकिन सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में कौन से सबशेल में प्रेजेंट है। सो सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सबशेल के बारे में सर उस ऑर्बिटल के शेप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर 2 सेंस में अगर देखा जाए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है,
एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है कि शेप कैसा है, स्फेरिकल है, डम्बेल है, डबल डम्बेल्ड है, कैसा शेप है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है कि एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में। दिस इज इन ट्रू सेंस। ये समझने के लिए कह रहे हैं हम लोग कि कोई भी शेल के अंदर अलग अलग सब शेल्स प्रेजेंट है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के कौन से सब शेल में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसका अलग अलग शेप रह सकता है, तो सब शेल रह सकते हैं एक शेल में। सो सेकेंड क्वांटम नंबर दैट वी हैव टू डिस्कस एंड दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर, एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल l। सो एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। सो एजिमुथल क्वांटम नंबर डेजिग्नेट्स, एजिमुथल क्वांटम नंबर डेजिग्नेट्स, क्या डेजिग्नेट करता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का शेप क्या है और उस ऑर्बिटल का शेप क्या है, उसके बेसिस पर हम लोग उसको सबशेल्स कहते हैं। अगर ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है तो हम लोग कहेंगे सर ये एस सबशेल है। अगर ऑर्बिटल का शेप डम्बेल्ड है तो हम लोग कहेंगे सर ये सबशेल पी सबशेल है। सो सर शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर शेल के कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, या इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में यदि प्रेजेंट है तो दूसरे शेल में यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दूसरे शेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस ऑर्बिटल का शेप क्या है, वो कौन से सब शेल में रहता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं हम लोग उसको, सब एनर्जी लेवल। पहली मेन एनर्जी लेवल थी, अब आपको सब एनर्जी लेवल के बारे में पता चलेगा। सो एजिमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय कौन से सिंबल से? स्मॉल l नाम के सिंबल से आप लोग एजिमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। सो सबशेल कौन से रह सकते हैं? सो सबशेल में भी सर सबशेल रहते s, स्मॉल s, p, स्मॉल d, स्मॉल f। s का मतलब होता है शार्प, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है सर ये डिफ्यूज्ड, और F का मतलब होता है फंडामेंटल। सिर्फ मतलब समझो, एंट्रेंस में आप लोगों को पूछ सकते हैं कि S स्टैंड्स फॉर, P स्टैंड्स फॉर, सो S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड एंड F फॉर फंडामेंटल। तो अभी ये सबशेल कौन से है? S, P, D, F। इलेक्ट्रॉनिक तो S सबशेल में रह सकता है, इलेक्ट्रॉनिक तो P सबशेल में रह सकता है, इलेक्ट्रॉनिक तो D सबशेल में रह सकता है, इलेक्ट्रॉनिक तो F सबशेल में रह सकता है। और उसी के बेसिस पर तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स किए गए की पोझिशन ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, की एखाद्या एलिमेंटचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिता वेळेस शेवटचा इलेक्ट्रॉन कोणत्या सबशेलमध्ये येतो त्याच्यावरून त्या इलेक्ट्रॉनला, त्या एलिमेंटला त्या ब्लॉकमध्ये प्लेस करण्यात आलं। एस ब्लॉक एलिमेंट में आप कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखो, आप पाओगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बीच में रहने वाले कोई भी एलिमेंट उठाओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल। वैसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, कोई भी एलिमेंट उठाओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय। और इसीलिए तो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 ही ब्लॉक में डिवाइड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तो एस सबशेल में रह सकता है, नहीं तो पी, नहीं तो डी, नहीं तो एफ। सो सबशेल ये रह सकते हैं। और ये एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज होती है? एल वैल्यू रेंजेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ? तो 0 to n-1, मतलब समझेंगे हम लोग उसका कि L की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है, 0, 1, 2, 3। तो सर ये L की वैल्यू 0 से n-1 तक रेंज कर सकती है। अब ये जो सबशेल्स है इनके शेप के बारे में बात करेंगे कि कौन से शेल में कितने सबशेल्स रहेंगे,
कौन से शेल में कितने सब शेल्स रहेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहला जो शेल है उसमें पहला शेल, तो पहले शेल में प्रेजेंट रहता है सिर्फ एक ही सब शेल जिसका नाम होता है स्मॉल एस। दूसरे शेल में प्रेजेंट होते हैं दो सब शेल, एक का नाम होता है स्मॉल एस स्मॉल पी। तीसरे शेल में प्रेजेंट होते हैं एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल। चौथे शेल में प्रेजेंट होता है एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। तो ये सर एस पी डी एफ ऐसे 4 सब शेल प्रेजेंट होते हैं चौथे शेल में। तो कौन से शेल में कितने सब शेल्स रहेंगे इसकी इंफॉर्मेशन भी मैंने आप लोगों को दे दिया है, और सब शेल के लिए क्या क्या वैल्यूज रहेगी। सो फॉर एस सब शेल हम लोग उसका चार्ट ही बना देते हैं कि एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या रहेगी, पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या रहेगी, डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या रहेगी और एफ सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या रहेगी, कौन से शेल में कितने सब शेल्स रहेंगे, डायग्राम में आपके सामने है। चलो मैं अब कह रहा हूँ कि सर द रिलेशन बिटवीन, कि अब ये हर सब शेल का शेप समान है क्या, तो नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं तो सबशेल की मैं चार्ट बता रहा हूं यहां पर। सबशेल ॲझिमुथल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू, त्याच्यानंतर त्याचा शेप कसा काय आहे ते बघूया आपण, आणि मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन किती राहू शकतात कोणत्या सबशेलमध्ये, आणि त्याला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला आहे 2 × ब्रैकेटमध्ये ट्वाइस L+1। चलो अब मैं ये सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देते जा रहा हूँ और कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट रहेंगे। तो कौन से सबशेल्स है, मेरे पास है सबशेल है S, मेरे पास सबशेल है P, मेरे पास सबशेल है D, मेरे पास सबशेल है F। यदि इलेक्ट्रॉन P सबशेल में है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहेगी। सर S सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, S सबशेल कहाँ से वैल्यू शुरू होगी, 0 से, कहाँ तक, n-1 तक। तो सर 0 से स्टार्ट करनी होगी L वैल्यू S सबशेल के लिए 0। अब P सबशेल के लिए क्या रहेगा, P सबशेल के लिए P सबशेल के लिए वैल्यू रहेगी 0 1। D सबशेल के लिए P सबशेल के लिए वैल्यू रहेगी 1, D सबशेल के लिए वैल्यू रहेगी 2 और F सबशेल के लिए वैल्यू रहेगी 3। ये रही आपके सबशेल के ॲझिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। एफ सबशेल कोणत्या शेलमध्ये असतो, एफ सबशेलची सुरुवात होते चौथ्या शेलपासून। पहिल्या शेलमध्ये एफ सबशेल नहीं, दूसऱ्या शेलमध्ये एफ सबशेल नहीं, एफ सबशेल की शुरुआत होती है चौथे शेल से। तो अब एफ सबशेल चौथे शेल से शुरू हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, n-1। n-1 मतलब 4-1, सो आंसर विल बी 3। इस तरीके से उसकी वैल्यू 0 से लेकर तो ऐसे 3 तक वैरी कर सकती है। उसके बाद में कोई सबशेल हमें अभी तक दिखे नहीं है। तो ये सबशेल के लिए ॲझिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है। यदि हम लोग एस सबशेल की अगर बात करते हैं तो एस सबशेल होता है स्पेरिकल शेप का। एस सबशेल स्पेरिकल शेप का रहेगा, ऐसे स्पेरिकल शेप का रहेगा एस सबशेल। पी सबशेल की यदि बात करता हूं तो पी सबशेल रहेगा डम्बेल्ड शेप का। डम्बेल्ड मतलब ऐसा, ये रहेगा डम्बेल्ड शेप, 2 लोब से बना हुआ एक डम्बेल। सर पी सबशेल रहेगा डम्बेल्ड शेप का, और ऐसे ही 2 डम्बेल अगर ड्रॉ करते हो तो डी सबशेल कहलाता है डबल डम्बेल्ड, और ऐसे ही 8 लोब्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 8 लोब का जिसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स शेप भी कहते हैं एफ सबशेल को। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट रह सकते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम कैलकुलेट करने का तरीका 2 × ट्वाइस L+1। 2 × ट्वाइस एस सबशेलसाठी एलची व्हॅल्यू किती आहे, एलची व्हॅल्यू आहे एस सबशेलसाठी 0 + 1। 2 × 0 म्हणजे 0 + 1, 0 + 1 म्हणजेच 1 × 2 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ पर 2 × ट्वाइस एल के जगह पर अब पी सबशेल के लिए वैल्यू है 1, 2 × 1 + 1, 2 ब्रैकेट के बाहर 2 × 1 2, 2 + 1 3, ये आंसर आ जाएगा 2 × 3
मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में वैसे यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर वैसे ही कैलकुलेट करोगे सो मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन कॅन अकोमोडेट इन एफ सबशेल दॅट इज 14 इलेक्ट्रॉन। कोणत्या शेलमध्ये किती सबशेल राहतील ते तुम्हाला डायग्राममध्ये सांगितलेलं आहे। कोणत्या सबशेलचा शेप कसा असेल ते सांगितलं गेलं आहे। म्हणजे मी जर म्हटलं की एक इलेक्ट्रॉन आहे ज्याचा ॲझिमुथल क्वांटम नंबर 2 आहे, तर तुम्ही म्हणाल सर इलेक्ट्रॉन डी सबशेलमध्ये प्रेझेंट आहे, कारण की डी सबशेलसाठी ॲझिमुथल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू आहे। म्हणजे इलेक्ट्रॉन डी सबशेलमध्ये आहे तर इलेक्ट्रॉन ज्या ऑर्बिटलमध्ये त्या शेप कसा आहे, डबल डम्बेल शेपचा आहे सर। म्हणजे शेप ऑफ ऑर्बिटल का भी पता लगाया जा सकता। अब मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में है, चौथे शेल में। अब मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन का एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है, तो सर एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। इसका मतलब चौथे शेल के एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। मैं कहूँगा एक इलेक्ट्रॉन है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है। और अब कहूँगा कि उस इलेक्ट्रॉन का एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 है। एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 किसके लिए होता है, डी सब शेल के लिए। आप कहोगे नहीं सर दूसरे शेल में तो डी सब शेल रहता ही नहीं। दूसरे शेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एक तो 0 रह सकती है, 1 रह सकती है, 2 नहीं रह सकती, 3 नहीं रह सकती। आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिए हो। तो ये एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात किया। एजिमुथल क्वांटम नंबर की मदद से ही हम लोग इलेक्ट्रॉन जब मोशन में हैं तो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता लगा सकते हैं। इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर को। सो एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करना, सो एंगुलर मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ L इंटू L+1 और अंडर रूट के बाहर h/2π। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, L मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू। तो सर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन यदि तो L की वैल्यू बदलेगी तो एंगुलर मोमेंटम का भी आंसर बदलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जर S सबशेलमध्ये आहे तर त्याचा अँग्युलर मोमेंटम वेगळं असेल, पी सबशेलमध्ये आहे अँग्युलर मोमेंटम अलग रहेगा, डी सबशेल में है एंगुलर मोमेंटम अलग रहेगा, एफ सबशेल में है यदि तो एंगुलर मोमेंटम अलग रहेगा। कहने का मतलब ऐसा है कि एंगुलर मोमेंटम ये अलग अलग सबशेल के लिए अलग अलग रह सकता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये होता है लिनियर मोमेंटम। लिनियर जर एखादी वस्तू लिनियर मोशनमध्ये आहे तर लिनियर मोमेंटम, मग त्याचं मास मोजायचं आणि लिनियर वेलॉसिटी मोजायची, दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं। पण जेव्हा तुम्ही इलेक्ट्रॉन तर अँगलमध्ये मूव्ह होत आहे, अँगलमध्ये रिवॉल्व होता है, तर अशा वेळेस मग इलेक्ट्रॉनचा लिनियर मोमेंटम नहीं काढणार। ऐसे समय में मैं इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा। अब m नहीं करूंगा, m नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मास नहीं लिखूंगा अभी। और अब वेलोसिटी लिनियर नहीं एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कहता है, W जैसा सिंबल होता है। तो सर एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड एंगुलर वेलोसिटी। तो अँगलमध्ये रिवॉल्व करताय म्हणून अँगुलर वेलोसिटी, मग अशी लाईनमध्ये होत आहे का, लाईनमध्ये म्हणून लिनियर वेलोसिटी। मासच्या जागेवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होतो, तर एक चीज़ ध्यान रखो, एक सिंपल सी बात, ये एक चीज़ है और ये चीज़ को मैं टेबल के ऊपर रख देता हूँ तो ये चीज़ अपने आप मूव करेगी नहीं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी इनएनिमेट बॉडी कंटिन्यूज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक ये चीज़ को आप कहीं से धक्का नहीं दोगे, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक ये चीज़ अपनी स्थिति को छोड़ने वाली नहीं। उसको इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया ऑफ पोजिशन, इनर्शिया ऑफ मोमेंटम, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ क्या बोलते हैं पोजीशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं हम लोग इसे। तो सर अभी इस मार्कर को यदि मुझे मूव करना है तो मैंने उंगली लगाया, मूव नहीं हुआ, मतलब ये फोर्स काफ़ी नहीं है मार्कर को मूव करने के लिए। मैंने ज़रा और फोर्स लगाया तो अब मार्कर मूव हुआ। तो मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ता है इस चीज़ को अपनी पोजीशन से
मतलब चेंज करने के लिए, तो उसको कहा जाता है सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट मतलब एंगुलर मोमेंटम। सो वी कैन कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारे दो क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस आइडिया अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, शेल और ऑर्बिट, मेन एनर्जी लेवल। Azimuthal quantum number gives us idea about the shape of orbital in which electron is present. It means it gives us idea about the subshell, it gives us idea about the sub energy level. चार्ट आपके सामने है कि कौन से सबशेल के लिए कौन सी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू रहेगी और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। आप लोग कहते हो ना कि दूसरे शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं। कैसे? तो दूसरे शेल में कौन है? एस सबशेल। एस सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की। दूसरे शेल में और कौन है? पी सबशेल। पी सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 6, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। आप कहते हैं तीसरे शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है। कैसे? तीसरे शेल में एस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, डी मतलब 10, सो 10 + 6 + 2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। सो इस तरीके से अब तक हम लोगों ने समझे कि सबसे पहले लेटर कौन से कंट्री में भेजना है और अब कंट्री में भेजने के बाद लेटर कौन से स्टेट में भेजना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी लेवल का पता करो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के सब एनर्जी लेवल का पता करो। सर ये 2 चीज़ें पढ़े। अब हम लोग बात करेंगे, अभी आपके दोस्त की खोज हुई नहीं है पूरी, अब वो मुंबई में आया है लेटर। अब मुंबई में भी, आपके महाराष्ट्र में भी ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, तो अब और 2 काम पता है कर लगाने के बाकी है कि आपका दोस्त कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता है और आपका दोस्त कौन से सिटी में रहता है, ये पता लगाने। इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी मुझे और 2 चीज़ें खोजनी है कि इलेक्ट्रॉन यदि पी सबशेल में हैं तो पी सबशेल में है तो ये डम्बेल अलॉन्ग एक्स एक्सिस रहता है या अलॉन्ग वाई एक्सिस रहता है या डम्बेल अलॉन्ग जेड एक्सिस रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है, ये तीसरी चीज़ फाइंड आउट करना है। और यदि इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिटल में है तो एक इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है खुद के एक्सिस के अराउंड में या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब मुझे 2 चीज़ें पता लगानी है बाकी है। और इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में पहली चीज़ कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है। और चौथी चीज़, इलेक्ट्रॉन यदि कोई ऑर्बिटल में है तो इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के अराउंड में कैसे घूमता है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टुडे हियर आई हैव टू स्टॉप। थैंक यू सो मच।